ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को बच्चों कंप्लीट कर देंगे। लास्ट क्लास में हम लोग जो है बात कर रहे थे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमने एपीकल्चर जो बी कीपिंग है, रियरिंग ऑफ हनी बी, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग सबसे पहले करने जा रहे हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म। जो सिल्कवर्म है उसकी रियरिंग, उसके कल्चर को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं। ये जो सेरीकल्चर है, सबसे पहले चाइना चाइना में जो है शुरुआत इसकी हुई थी, और कई सालों तक चाइनीज लोगों ने इस राज को छुपा करके रखा कि कैसे सिल्क जो है बनता है, ताकि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ चाइना ही सिल्क का प्रोडक्शन कर सके। तो जिस इंसेक्ट से सिल्कवर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिस इंसेक्ट से हमें सिल्क मिलता है, उस इंसेक्ट का नाम है बॉम्बिक्स मोरियन। इसका बायोलॉजिकल नेम है। ये बॉम्बिक्स मोरियन सिल्कवर्म जो है, ये मलबेरी प्लांट जो है उसकी लीव्स को फीड करता है, उन पर ही जिंदा रहता है, उन्हें ही खाता है। इंडिया सिल्क प्रोडक्शन में थर्ड नंबर पर है आफ्टर चाइना एंड जापान। ये जो बॉम्बिक्स मोरियन जो सिल्कवर्म है, ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप का एक क्लास है। लिपो लेपिडोप्टेरा लेपिडोप्टेरा इससे बिलोंग करता है। लगभग एक पूरे साल में इंडिया के अंदर 2 to 7, 2 से 7 जनरेशन जो है वो एक साल के अंदर ग्रो की जाती है। जब एग से लार्वा बाहर आता है तो उस सिल्कवर्म के लार्वा को बोलते हैं कैटरपिलर। लार्वा जो है उसके पास में वन पेयर का मतलब हो गई टोटल 2। इसके पास में 2 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिन ग्लैंड्स को बोलते हैं सलाइवा ग्लैंड, सिल्क ग्लैंड्स, जो कि सिल्क प्रोडक्शन का काम करती हैं। जब लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो एडल्ट की जो लेंथ है वो लार्वा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होती है। सिल्क जो है वो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड के फॉर्म में रिलीज किया जाता है, पर जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है, ये हार्ड होना शुरू कर देता है और टफ हो जाता है। फुल्ली डेवलप्ड लार्वा, जिसकी लेंथ 7.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है, ये पहले तो मलबरी लीव्स को लगातार खाता है, बड़ा होता है, और फिर ये अचानक से लीव्स को खाना जो है बंद कर देता है। और उसके बाद में इसकी जो सिल्क ग्लैंड्स हैं, इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड है, वो कंटिन्यूअसली लिक्विड सिल्क जो है उसे लिक्विड फॉर्म में रिलीज करती है, और ये सिल्क, ये लिक्विड जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, ये हार्ड होना शुरू कर देता है, टफ होना शुरू कर देता है। और ये इस तरीके से इसे रिलीज करता है कि धीमे धीमे करके ये जो सिल्क है, ये जो टफ स्ट्रक्चर है, ये इंसेक्ट को ही घेर लेता है और इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाता है। इस स्ट्रक्चर को, हार्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं कोकून। COCOON, कोकून। इस कोकून, ये जो कोकून जिस थ्रेड से, जिस फाइबर से, जिस सब्सटेंस का बना है, वो ही सिल्क है। एक ऑर्डिनरी कोकून से लगभग 1000 to 1200 मीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड जो है वो बनाया जा सकता है। इस कोकून के अंदर जो लार्वा फंसा हुआ रहता है, इसको नाम देते हैं हम लोग प्यूमा। इसे हम लोग बोलते हैं प्यूमा। एक कोकून का वेट लगभग 1.8 से लेकर के 2.2 ग्राम तक हो सकता है। सिल्क प्रोटीन का बना हुआ है, और ये प्रोटीन जो है 2 टाइप के होते हैं, एक है फिब्रोइन और एक है सेरिसिन। फिब्रोइन बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं, कोकून का जो बाहर वाला हिस्सा है प्रोटीन का जिसका बना है उसको बोलते हैं फिब्रोइन, और जो कोकून का अंदर वाला हिस्सा है जो जिस प्रोटीन का बना है उसको हम लोग बोलते हैं सेरिसिन। ठीक है। तो
कोकून के लिए आपको मलबरी ट्रीज, मलबरी गार्डन चाहिए, सिल्क वर्म चाहिए, और जो सिल्क वर्म की प्रॉपर केयरिंग जो है वो चाहिए। नेक्स्ट जो है अपने पास सेरीकल्चर के बात करने के लिए वो है लैक कल्चर। बच्चों लैक कल्चर, हमने लाख की चूड़ियां जो है आपने देखी होंगी, मम्मी वगैरह के पास भी होंगी, तो वही लाख जो है उसकी बात हो जा रही है। तो जो लैक इंसेक्ट है जिसका बायोलॉजिकल नेम है लेसिफर लेका, लेसिफर लेका, ये भी लैक जो है अपने सलाइवा से प्रोड्यूस करता है। इसके पास भी सलाइवरी ग्लैंड जो है वो होती हैं। ये जो इंसेक्ट है इसकी रियरिंग को लैक कल्चर कहते हैं। इंडिया अकेला पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में 80% ऑफ द लैक, पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैक प्रोड्यूस होता है उसका 80% लैक हमारे इंडिया में ही जनरेट होता है। सीधी सी बात है, नंबर 1 पोजीशन पर हुआ। लैक इंसेक्ट्स साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। मेल और फीमेल की बात करें तो जो मेल लैक इंसेक्ट है वो फीमेल के मुकाबले छोटा होता है और पिंक कलर का होता है, जबकि फीमेल जो है वो साइज में बड़ी होती है। और फीमेल क्योंकि साइज में बड़ी है तो वो मेल के मुकाबले ज्यादा लैक जो है वो प्रोड्यूस करती है। लैक के जो इंसेक्ट्स हैं ये छोटे छोटे पौधों की छोटी छोटी ब्रांचेस से चिपके रहते हैं। उनसे जो जूस होता है प्लांट से उसे वो सक करते हैं, उसे चूस करके जिंदा रहते हैं। ये जो लैक कल्चर है, इंसेक्ट जो है उससे लैक पाने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। एक है पुराना जो कि नॉन साइंटिफिक है, और एक है मॉडर्न जो कि साइंटिफिक मेथड है। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें पुराने ओल्ड मेथड की, या जिसको इंडिजिनस मेथड या नेटिव मेथड भी हम लोग कह सकते हैं, ये ट्राइबल्स जो है, जो जंगली लोग, जो ट्राइब्स हमारे रहते हैं जंगलों में, ये वो परफॉर्म करते हैं। ये नॉन साइंटिफिक मेथड है जिसमें जिस पेड़ पर, जिन प्लांट्स पर लैक इंसेक्ट पाया जा रहा है उस पूरे के पूरे प्लांट को ही काट दिया जाता है, लैक इंसेक्ट्स को मार दिया जाता है, और उस प्लांट की ब्रांचेस पर जो भी लैक प्रेजेंट है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसा करने से आपने जो प्लांट था उसे तो डिस्ट्रॉय किया ही, इंसेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। दूसरा जो है, और सारे के सारे एक साथ कर दिए, जिससे कि आपको अब नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको बनाने में, पैदा करने में बहुत समय लगेगा। दूसरा आपका मॉडर्न मेथड है। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम लोग क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सिंपली लैक इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं। और लैक इंसेक्ट्स की रियरिंग जो है वो टाइम मैनेजमेंट के साथ में अलग अलग टाइम पीरियड पर की जाती है, ताकि एक समय पर आपको एक लैक इंसेक्ट से लैक मिल जाए और फिर दूसरे ग्रुप से अगले टाइम पीरियड में उससे मिल जाए, फिर तीसरे से मिल जाए। तो ऐसे कंटिन्यूअसली आपको ईयरली पूरे साल भर जो है आपको लैक जो है वो मिलता चला जाएगा। इसके अलावा आपको एक नाम ध्यान रखना है, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि रांची झारखंड में है, जहां रिसर्च सेंटर है लैक इंसेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये अपना सेरिकल्चर और लैक कल्चर हुआ। नेक्स्ट बात करें फिशरी। फिशेस के रियरिंग को, कल्चर को फिश कल्चर कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं फिशरी। और ये जो फिश है ये प्रॉपरली खाने के लिए, है ना, एज अ फूड इनकी रियरिंग होती है, क्योंकि एक फिश बहुत सस्ता और हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशियस फूड जो है वो साबित होता है। फिशरी पॉन्ड्स, लेक्स या बाकी अदर जो बाकी की दूसरी जो वाटर बॉडीज है उनमें परफॉर्म की जाती है। इंडिया जो है 6th पोजीशन पर है ओशियनिक फूड प्रोडक्शन में, जो सी फूड है उसमें 6th पोजीशन पर इंडिया मौजूद है। इसके अलावा मैराइन फिशरी और इनलैंड फिशरी, इनलैंड फिशरी का मतलब होता है फ्रेश वाटर फिशरी, और मैराइन फिशरी का मतलब जो आपका सी वाटर फिशरी है उसकी बात हो रही है। इंडिया में
1500 साल पहले से फिशरी जो है वो चली आ रही है। अगर मैं बात करूं फ्रेश वाटर फिशेस की या फ्रेश वाटर फिशरी की, तो ये ज्यादा परफॉर्म होती है सलाइन वाटर के मुकाबले, क्योंकि जो सी फूड होता है या जो ओशियंस के अंदर जो फिशेस कलेक्ट होती है उनमें सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है। और दूसरा, सीधी सी बात है, अगर ओशियन फूड चाहिए, सी फूड चाहिए, तो वो आपको सस्ता समुद्र कोस्टल एरिया के आसपास ही पड़ेगा। और अगर कहीं दूर जाकर के आप इस चीज को परफॉर्म करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है इस वजह से। तो कुछ हमारे इंडियन फ्रेश वाटर फिशेस की बात की जाए तो वो है लेबियो रोहिता, कटला, साइरिनस, मृगला, एटसेट्रा। कुछ एक फॉरेन फिशेस बाहर से जो लाई गई हैं, एक्सोटिक जो फिशेस हैं, जैसे कि साइप्रिनस कार्पियो, ये आपको नाम मिल जाएंगे। ये भी फ्रेश वाटर फिशेस हैं जो कि बड़े चाव से खाई जाती है। जो पॉन्ड हो या लेक हो या जो रिजर्वायर हो जिसमें आप फिशरी करने वाले हैं, उसमें जनरली क्ले सॉइल जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है और टेम्परेचर जो है उसे भी वो सूटेबल बनाए रखती है। इसके अलावा फिशरी के दौरान हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि लाइट, ऑक्सीजन, वाटर ये प्रॉपर अमाउंट में और साफ सुथरे तरीके से मिलते रहें। फिशेस के लिए जो नेचुरल फूड होता है वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, या फिशेस से भी छोटे जो वाटर एनिमल्स हैं, या हम लोग आर्टिफिशियल फूड हम लोग भी दे सकते हैं, जैसे कि राइस ब्रान, व्हीट स्क्रैचेस, या फिर ग्रेन्स के पीसेस जो है वो हम लोग दे सकते हैं फिशेस को। फिश प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हमारी मेजर रिवर्स है जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनमें हम लोग इनके फ्लो के बीच में हम लोग नेट, जाल जो है वो लगा देते हैं। इन नेट्स में या तो फिश फंस जाती हैं, या फिर फिश जो एग ले करती हैं, अंडे, वो इनमें फंस जाते हैं। इन एग्स को हम लोग कलेक्ट करके जो हमारा आर्टिफिशियल पॉन्ड जो भी हमने तैयार किया है फिशरी के लिए उसमें डाल देते हैं, और जब एग से बाहर जो छोटी छोटी फिशेस निकलती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं जीरा। जीरा जीरा जब थोड़ा बड़ा होने लगती है तो हम लोग उसे निकाल के दूसरे पॉन्ड में डाल देते हैं, और अब उसे बोलते हैं अंगुलिका। अंगुलिका मतलब अंगुली, एक हमारे फिंगर के बराबर जब बड़ी हो जाती है। फिर इन्हें अंगुलिका को निकाल करके दूसरे पॉन्ड में डाला जाता है, जहां कुछ केमिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं, जैसे कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट और मिथाइलिन ब्लू, ये केमिकल्स उस पानी में, उस टैंक में, पॉन्ड में डाले जाते हैं, जो कि इसकी ग्रोथ रेट के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आर्टिफिशियली फिशरी जो है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोगों के पास में है करने के लिए वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो हमारे कैटल, जो पेट्स होते हैं, उन्हें उनकी रेयरिंग करते हैं, उन्हें रेजिडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके हेल्थ का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और ब्रीडिंग, उनके रिप्रोडक्शन का भी ध्यान रखते हैं साइंटिफिक मैनर में। इसे हम लोग कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और उसमें भी मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स का। जो इंडिया में टोटल वर्ल्ड की 55% बफलोज हैं और 15% काउज हैं। पूरी दुनिया में जितने भी भैंस पाई जाती है बफेलो, उनमें की 55% बफेलोज इंडिया में है और 15% जो है काउज इंडिया में है। हमारी कंट्री में 53% जो टोटल मिल्क है वो बफेलो से मिलता है, 43% जो टोटल मिल्क है वो हमें काउस, वो गाय से मिलता है। इंडिया मिल्क प्रोडक्शन के मामले में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पोजीशन पर है इंडिया गोट्स, जो गोट, जो बकरी वगैरह है उनके केस में।
थर्ड पोजीशन पर है शीप, जो भेड़ वगैरह है उनके केस में, और सेवंथ पोजीशन में आता है पाउल्ट्री फार्मिंग में, जो मुर्गी पालन जो है उसके केस में इंडिया जो है उसकी सेवंथ पोजीशन है। तो एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें सबसे पहला और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है डेयरी इंडस्ट्री, जिसमें हम लोग प्रॉपरली मिल्क प्रोडक्शन के लिए एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। आज के टाइम को देखते हुए डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल बिजनेस साबित हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी सारे कामकाज बंद हो गए थे, पर सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह मिल रहे थे और दूध वगैरह जो था वो अवेलेबल था। बफेलो मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है। कुछ एडवांस्ड वेराइटीज हैं जो कि हमने बेटर क्वालिटी की बफलेस को क्रॉस करने के बाद में बनाई हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है: जाफराबादी, मुर्रा, सूखी, महसाना और भदवरी। इसी तरीके से काउस जो है, गाय जो है, उसकी भी हमने एडवांस वेराइटी तैयार की है, जिसका नाम गिर, एक है सहीवाल, एक सिंधी, एक देवकी। इसी तरीके से जो बकरी है, गोट वगैरह है, उनकी भी हम लोगों ने एडवांस्ड वेराइटी तैयार की है, जैसे सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना या जमनापरी। ये नाम बच्चों आप लोगों को याद रखने हैं अच्छे से। जैसे इंसानों को बीमारियां होती हैं, वैसे ही ये जो डेयरी एनिमल्स हैं इन्हें भी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, स्लज, रस्ट या ग्लैंड डिजीज एटसेट्रा। तो इनका प्रॉपर प्रिवेंशन और कंट्रोल जो है वो हमें करना पड़ता है, अगर आप डेयरी इंडस्ट्री रन कर रहे हैं तो, आपने डेयरी खोल रखी है तो। ठीक है, तो ये था अपना डेयरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट अपने पास एनिमल हस्बेंड्री में आता है पोल्ट्री, जिसमें हम लोग जो है हेन या फाउल जिसे हम लोग बोलते हैं, उनकी रेयरिंग करते हैं। और बहुत पहले से ये रेयरिंग चली आ रही है दो कामों के लिए: एक तो एग्स अंडों के लिए, और एक चिकन। ठीक है, तो दोनों ही चीजें खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल में अपनी डाइट में लेते हैं। और क्योंकि ये चाहे मीट हो, चिकन हो या एग हो, दोनों ही प्रोटीन के मामले में बहुत ज्यादा उम्दा होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन दोनों में पाया जाता है। इंडिया की बात करें तो फिफ्थ पोजीशन पर आता है एग प्रोडक्शन के मामले में। ये जो हेंस, जो मुर्गी वगैरह होती हैं, इनके हाउसिंग जहां आप रख रहे हैं वहां बहुत ज्यादा साफ सफाई, हाइजीन, सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन, ड्रेनेज और एनवायरमेंट या फिर वेंटिलेशन जो है इसका ध्यान बहुत रखना पड़ता है। क्योंकि इन्हीं सब चीजों की वजह से जो मुर्गी है वो हेल्दी रहेगी, मैक्सिमम एग या मीट का प्रोडक्शन हो पाएगा, और बीमारी नहीं होगी तो खाने वाले लोगों को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इन हेंस को खाने में हम लोग फूड में मेज, पार्ले, मिलेट, व्हीट एटसेट्रा ये सब दे सकते हैं। जैसे हमने एडवांस वेराइटी ऑफ बफलोस पढ़ा, काउस पढ़ा, ऐसे ही ये जो हेंस होती हैं इनकी भी एडवांस वेराइटी जो है वो हमारे पास होती है, जो कि अच्छा खासा नंबर ऑफ एग या चिकन प्रोड्यूस करती है। कुछ डोमेस्टिक वेराइटी की बात करें तो असील, करमंत, बसरा, केटगांव। ठीक है, ये तो हमारी इंडियन स्पीसीज हो गई। और फॉरेन स्पीसीज की बात करें तो जैसे व्हाइट लेग हॉर्न, रोड आइलैंड जेड, फाइमोंथ रॉक, ये आपको कुछ नाम ध्यान रखने हैं। रानी खेत, रानी खेत एक बीमारी का नाम है जो कि वायरल डिजीज है, जो कि हेंस मुर्गी वगैरह को होती है। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। एनिमल हस्बेंड्री में पोल्ट्री के बाद हमारे पास में है वुल इंडस्ट्री, जो ऊन हम लोग बनाते हैं। तो वुल हमें जनरली शीप से मिलती है।
तो शीप की जो रियरिंग है वो वुल इंडस्ट्री में आता है, और ये जो वुल इंडस्ट्री है ये सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में ही आपको देखी जाएगी कि वहीं पर शीप की रियरिंग की जाती है। वूल किस क्वालिटी की होगी, कलर क्या होगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है जो शीप है उस पर, और शीप जिस क्लाइमेट में रह रही है वहां। कुछ डोमेस्टिक वैरायटीज शीप की हैं, लोही, नली, मारवाड़ी, पटनावादी, एटसेट्रा। और राजस्थान में भी जो शेपर्ड होते हैं, जो अ, चरवाहे वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा ये भेड़ बकरियां लेकर के चलते रहते हैं, और बकरियों से तो इन्हें मिल्क मिल जाता है, और जो भेड़ है, जो शीप है, इनसे वूल, ऊन जो है वो मिल जाती है। और ज्यादा कुछ खास इनकी डाइट में चाहिए नहीं होता है, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए ये सरवाइव कर लेते हैं, खा लेते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो है कोरल एंड कोरल रीफ्स। हमने 9th क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था। वहां हमने एक ग्रुप पढ़ा था सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा में भी एक क्लास आती है जिसका नाम है एंथोजोआ। तो सीलेंट्रेटा ग्रुप के एंथोजोआ क्लास के जो एनिमल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली कैल्शियम कार्बोनेट का एक लिक्विड सीक्रेट करते रहते हैं, हमेशा हमेशा रिलीज करते रहते हैं। ये लिक्विड जो है इसे कहा जाता है क्या, कोरल। ये लिक्विड बॉडी से बाहर आने पर सॉलिडिफाई हो जाता है, और सॉलिडिफाई होते होते ये एकदम चट्टान के जैसा बन जाता है। और ये जनरली, ये जो एंथोजोन्स हैं, ये जो सीरेंटेटा ग्रुप के एंथोजोआ क्लास में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, ये बॉटम पर पाए जाते हैं, समुद्र के तल पर। तो वहां ये लगातार कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करते रहते हैं कोरल के फॉर्म में, और ये कोरल सॉलिडिफाई हो जाता है, और पूरा जो ओशन है उसका जो बेड, जो उसका बिछौना, या आप कह सकते हो उसका जो बॉटम है, वो पूरी तरीके से इन सॉलिड रॉक्स से भर जाता है। और इसे ही हम लोग बोलते हैं कोरल रीफ। इसे हम लोग कहते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ बहुत से ज्वेलरी या प्रीशियस स्टोन्स जो हैं उनके प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। आप में से कभी कोई अगर गोवा गया हुआ हो तो आप वहां जाकर के देखेंगे कि ब्लैक कलर की अजीब सी छोटी छोटी चट्टानें जो होती हैं वो कोस्टल एरिया से भरी हुई है, दुनिया भर की चट्टानें। इन्हीं ये चट्टानें ही एक्चुअल में कोरल रीफ्स हैं, जो कि पहले वहां पानी रहा होगा, बाद में वाटर लेवल जो है वो किसी वजह से वहां घट गया, तो फिर वो कोस्टल एरियाज पर नजर आने लग जाती है। हर जगह नहीं है, कुछ जगह पर नजर आने लग जाती है। ठीक है, और बाकी आपके डायग्राम भी दिया है कोरल रीफ का। नेक्स्ट हमारे पास में है करने के लिए वो है पर्ल कल्चर। पर्ल नॉर्मल अगर मैं आपको समझाऊं तो मोती, हम लोग जो पढ़ते हैं, आपने देखा होगा सीप, आपने नाम सुना होगा। ये मोलस्का ग्रुप से, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, मोलस्कन्स या मोलस्का जो ग्रुप है उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, नाम है ऑयस्टर। ये ऑयस्टर जो है एक शेल, एक प्रोटेक्टिव शेल के अंदर रहता है, और ये कंटिन्यूअसली सलाइवा रिलीज करता रहता है, और शेल के अंदर ये सलाइवा सॉलिडिफाई होते 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 ये पर्ल, मोती के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पर्ल है छोटा होता है, हार्ड होता है, शाइनी होता है, बॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि ज्वेलरी में बहुत काम में लिया जाता है। रिंग्स में, नोज पिन, नेकलेस, ईयरिंग, इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग पर्ल की बटन्स जो हैं वो अपनी शर्ट या फिर जो वेस्ट कोट होता है उसमें लगाना पसंद करते हैं। तो एक कॉस्टली जेम है पर्ल, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है। मोलस्का ग्रुप का ऑयस्टर जो है वो पर्ल जो है उसे पर्ल को प्रोड्यूस करता है। अब क्योंकि पर्ल इकोनॉमिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग प्रॉफिट के लिए इनकी आर्टिफिशियल रेयरिंग
कर सकते हैं, और इसी रेयरिंग को हम लोग कह देते हैं पर्ल कल्चर। बिल्कुल सेरीकल्चर या एपीकल्चर इसी की तरह हम लोग आर्टिफिशियली पर्ल कल्चर जो है उसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो कि मोलस्का ग्रुप के ऑयस्टर को रियर करने से हम लोग करते हैं। ये जो टेक्निक है पर्ल कल्चर, सबसे पहले जापान, यहाँ इसे डेवलप किया गया था। और बहुत से पर्ल होते हैं, पर उनमें से लिंगा पर्ल जो है उसे बेस्ट पर्ल जो है माना जाता है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का, सबसे जो प्रीशियस जो पर्ल है वो लिंगा पर्ल जो है वो डेवलप करता है। इसमें एक छोटी सी लास्ट हेडिंग आपके पास में बच्चों इस चैप्टर में है, एक है अदर यूजेस ऑफ एनिमल्स। जो हमने पढ़े एनिमल के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो इकोनॉमिक यूजेस हमने पढ़े, इनके अलावा भी कुछ छोटे मोटे यूज हो सकते हैं, जैसे कि कलर। बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि कैक्टस के ऊपर ग्रो करते हैं, और इनसे हमें डाई या फिर ड्राई कलर्स जो होते हैं, पिगमेंट्स वगैरह, वो हमें मिलते हैं। दूसरा है स्कैवेंजर्स, जो कि भाई डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं ताकि आसपास बदबू, गंदगी, जम्स वगैरह ना फैलें। जैसे आपने स्कैवेंजर्स देखे होंगे, ईगल वगैरह जो हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग और स्कैवेंजर्स की बात करें तो वो है एंट्स एंड कॉकरोच। आपने देखा होगा कि कोई जानवर मर जाता है तो, या कोई छोटा सा इंसेक्ट भी अगर मर जाता है तो वहां आसपास चींटियां आ जाती हैं, और कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड या मिनटों मिनटों में वो चींटियां उस पूरे एनिमल को डाइजेस्ट कर जाती हैं, या उसके बॉडी पार्ट्स कर करके एक जगह से दूसरी जगह उठा करके ले जाती हैं। तो एंट्स, चींटियां हो, कॉकरोचेस हो, ये दोनों ही स्कैवेंजर्स हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को क्या करती हैं, फीड करती हैं, खाते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स जो हैं इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, दवाइयां वगैरह। जैसे कि एग्जांपल जो है आपके बुक में वो दे रखा है कि ब्लिस्टर बीटल नाम से एक इंसेक्ट है जिससे एक दवाई बनती है, नाम है उसका कैंथ्रिडिन। ये दवाई जो है हेयर फॉलिंग, बालों का जो झड़ना है, उसको कंट्रोल करने में कारगर साबित होती है। इसके अलावा हमें हनी मिलता है हनी बी से, जो कि अल्सर, जो छाले हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। इसके अलावा कॉर्मिनल एसिड नाम का केमिकल जो है वो कोचिनोल कोचिनोल इंसेक्ट से हमें मिलता है, जो कि वूपिंग कफ, जिसमें खांसी के साथ में खून वगैरह आता है, या नर्वस पेन ऑफ ह्यूमन फेस एंड हेड प्रॉब्लम, सर दर्द होना, चेहरे में परेशानी होना। बहुत से लोग होते हैं जिनको कभी कभार हंसते वक्त दर्द जो है उनकी स्किन में, फेस में फील होता है। ऐसी परेशानियां, इनको दूर करने के लिए कॉर्मिनल एसिड, जो कि आपको कोचिनॉल इंसेक्ट से मिलता है। इसके अलावा फूड आइटम्स तो हैं ही, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो अलग अलग तरीके के एनिमल्स, बहुत सी जगह लिजार्ड को, स्नेक्स को, डॉग, इन सब को खाया जाता है, पिग वगैरह ये सब खाए जाते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स की इस तरीके से एज अ फूड इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ जाती है। पांचवा और आखिरी है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जैसा मैंने आपको बताया होगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये जिस एजेंट की हेल्प से होती है उन्हें बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। और सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जिस पॉलिनेटिंग एजेंट की वजह से होता है वो है आपकी हनी बी। माना जाता है कि हनी बीज अगर इस दुनिया से खत्म हो जाए तो कुछ ही सालों में लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्लांट्स रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे, और प्लांट से जो मिलने वाले फायदे हैं वो फायदे हम लोगों को नहीं मिल पाएंगे। तो ये पॉलिनेशन का काम हनी बीज के थ्रू हो सकता है, बटरफ्लाइज के थ्रू भी हो सकता है, इंसेक्ट्स में एंड्स के थ्रू भी हो सकता है, फ्लाइज, मक्खियां वगैरह जो है उनके थ्रू भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ नॉन या फिर एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि विंड, इसके थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, या फिर वाटर जो है इसके थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है, या बहुत से एनिमल्स, क्योंकि आपने
देखा हो एनिमल्स वगैरह जब किसी फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं तो पोलन ग्रेन जो है वो एनिमल से चिपक जाते हैं, और जब ये एनिमल किसी दूसरे फ्लावर के कांटेक्ट में जाएगा तो पोलन ग्रेन जो है वहां उस फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, और इस तरीके से जो है पॉलिनेशन को परफॉर्म किया जाता है। तो बच्चों, इसके साथ ही ये चैप्टर आपका खत्म होता है। टोटल सोशल साइंस वाला ही चैप्टर है ये, आपको टोटल इस चैप्टर को रटना ही है। हमारे पास अभी करने के लिए सिर्फ 3 चैप्टर्स जो हैं वो बाकी रह गए हैं। कोई इशू है नहीं। आई होप आपके स्कूल्स जो हैं जल्दी खुलेंगे, और हम लोग जो है सिलेबस अपना कंप्लीट करके और रिवीजन, स्पेशली हम लोग रिवीजन बच्चों आपका पहले हम लोग वो टॉपिक्स का लेंगे जो हमने यहाँ लॉकडाउन में लाइव क्लासेस के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम लोगों ने किया है ना, उनका अपन रिवीजन पहले करेंगे। और आपके स्कूल्स खुलते ही हम लोग जो है बच्चों आपके टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट होंगे, तो फिर उस समय आप लोगों को शायद इतना वक्त ना मिले जितना वक्त अभी मिल पा रहा है। तो आप लोग जो है अपना लर्निंग पार्ट जो है उसको कंप्लीट रखिए, समझने वाले जो पार्ट हैं उसको भी करते रहिए, और जो डाउट्स हैं उन्हें आप लोग इकट्ठा करते रहिए, क्योंकि जैसे ही हमारे अपने स्कूल ओपन होते हैं सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे वो आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करने का काम होगा। और रिवीजन जो है हम लोग ये करेंगे, और जल्दी ही आपके पास में शायद न्यूज आएगी कि अपने स्कूल जो है ओपन होने वाले हैं, स्पेसिफिकली 10th और 12th क्लास के लिए, है ना। तो अभी तो अपना ये चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है। वैसे तो 5-7 मिनट बची हैं, पर चलिए नए चैप्टर को हम लोग नए दिन नई क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो, तुमसे मैं अगली क्लास में मिलूंगा।